हेलो एवरीवन, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन प्रकाशमय हो और आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर करे आप उसमें सफल हों। इसी कामना के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में। भारतीय काव्य शास्त्र यूजीसी नेट की दृष्टि से अथवा जो भी आपके हिंदी साहित्य की तैयारी आप कर रहे हैं, सभी में प्रश्न बनते ही बनते हैं और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत आसान है और कुछ ही टॉपिक है जिसके बारे में ही बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते रहेंगे कौन से प्रश्न जो हैं परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा बिना स्किप किए। और आपको एक वीडियो ये बना रही हूँ, इसके बाद इसका हाफ पार्ट, नेक्स्ट पार्ट एक और वीडियो बनाऊंगी। 2 वीडियो आप देख लेंगे और आपका काव्यशास्त्र कंप्लीट हो जाएगा और इसी में से पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है अनुमतिवाद, उत्पत्तिवाद, भृक्तिवाद या फिर अव्यक्तिवाद। तो पहले आपको मैं एक बात बता दूं, ये भरत मुनि जो थे, इन्होंने सबसे पहले रस का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका? रस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? भरत मुनि ने किया। और भरत मुनि की जो रस सूत्र की, जो उन्होंने रस सूत्र दिया था, उसकी व्याख्या 4 लोगों ने की। कौन कौन से थे वो 4 लोग? वो थे आचार्य भट्टनायक थे, शंकुक थे, भट्ट लोलट थे, अभिनवगुप्त थे। ये जो 4 आचार्य यहाँ दिए हुए हैं, एक मिनट, ये 4 जो आचार्य दिए हुए हैं, इन 4 आचार्यों ने किसकी व्याख्या की? रस सूत्र की व्याख्या की। और रस सूत्र का किसने दिया? भरत मुनि ने दिया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बताती हूँ मैं। जो ये भरत मुनि थे, इनके रस सूत्र के 4 व्याख्याता हुए। कितने व्याख्याता हुए? 4। भट्टनायक, भट्ट, शंकुक, भट्ट लोलट और अभिनवगुप्त। अब इन चारों ने क्या की थी? व्याख्या की थी। और व्याख्या किसकी की थी? रस की थी। अब चलिए आगे। और इन्होंने जब इसकी व्याख्या की रस सूत्र की, तो इनके भी अपने सिद्धांत हुए। तो सबके सिद्धांत अलग अलग हैं। इस सिद्धांतों के बारे में पूछा जाता है, इनके दर्शन और मत के बारे में पूछा जाता है। तो पहले हम देखिए, ये चारों जो भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हुए, इनके जो सिद्धांत है उसको जान लेते हैं। तो भट्ट नायक जो थे, उन्होंने क्या किया? भुक्तिवाद, जिसको हम भोगवाद भी कहते हैं। और भट्ट शंकुक थे, उन्होंने क्या किया? अनुमतिवाद किया। और भट्ट लोलट ने क्या किया? उत्पत्तिवाद और आरोपवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और जो लास्ट के थे अभिनवगुप्त, इन्होंने क्या किया? अव्यक्तिवाद का किया। अभी मैं इनको याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगी, फुल एक्सप्लेन करूंगी। आप कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरी देखिएगा, बहुत आसान है, सब याद हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए, भुक्तिवाद देखो, भट्ट नायक का भुक्तिवाद सिद्धांत हम कैसे याद रखेंगे? अब एक बात देखिए, आपने अगर कभी सीरियल देखा हो, तो जो नायक होता है वो हमेशा बहुत परेशान, नायक हो नायिका हो, वो क्या होता है? हमेशा विलन के द्वारा परेशान किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप इस तरीके से याद रखिए। भट्ट नायक, नायक है इसमें, तो भोगवाद और भुक्तिवाद वो क्या रहेंगे? वो परेशान रहेंगे। ठीक है, तो भोगवाद भुक्तिवाद किसका है? ये नायक, भट्ट नायक का है। ये याद हो गया। अब अगला अनुमतिवाद, भट्ट शंकुक का अनुमति। शंकु कैसा होता है? एकदम मतलब वैसे शंकु लग रहा है जैसे शंका। अगर जिस पे आपको शंका होगी तो उसको आप कहीं जाने की अनुमति देंगे? जो बच्चा शरारती है, पता है अभी पानी पीने के बहाने जाएगा और पूरे स्कूल में घूमेगा, क्या उसको आप परमिशन दोगे? नहीं दोगे ना। तो भट्ट शंकुक का हमने क्या कर दिया? अनुमतिवाद, यानी कि हम जो शरारती बच्चा है, जिस पे हमें शंका है, उसको हम अनुमति नहीं देंगे। देखिए, अब इससे आप रिलेट करके ये याद कर लो। और फिर उसके बाद है भट्ट लोलट। अब इनको हम कैसे याद करें? भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद और आरोपवाद। देखिए, अभी किसी के सर में चोट लगे, भट्ट किसी के सर में मार दे कोई, या लग जाए, तो क्या होता है? वो गुम्ब निकल आता है ना, गोला निकल आता है। तो उसी क्यों इस रिलेट करके आप याद कर लीजिए भट्ट लोलट। ठीक है, आरोपवाद। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे जो आखिरी के हैं, अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त ने किसका सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया?
अभिव्यक्तिवाद। देखिए, अभिनव करना यानी कि कुछ जैसे नाटक वगैरह होता है, उसमें क्या करते हैं, अभिनय करते हैं ना, तो अभिनय से अभिव्यक्ति। अभिनय कैसे हम अपने जो बातें हैं उसको अभिनय के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो अभिनय गुप्त किसके, अभिव्यक्तिवाद के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, देखिए अब तो ये आपको याद हो जाने चाहिए चारों, इन चारों से। ठीक है, अब इनके दर्शनों को हम भी जान लेते हैं कि इनके दर्शन कौन कौन से हैं। मत हैं इनके दार्शनिक मत हैं, जैसे भट्ट नायक का है सांख्य दर्शन, भट्ट शंकुक का न्याय दर्शन, और भट्ट लोलट का मीमांस दर्शन, और अभिनव गुप्त के शैव दर्शन। इनमें से बस इतना, सिर्फ इतना ही आप एक बार पढ़ लीजिए। अभी आपको आगे मैं वीडियो में दिखाती हूँ, बहुत सारे प्रश्न बने इन्हें, ज़्यादातर मोस्टली प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। क्या पूछेंगे, या तो पूछ लेंगे कि इनके दर्शन बताइए, भट्ट नायक के ने कौन सा सिद्धांत दिया, और ये इनका कौन सा दर्शन है, या पूछ लेंगे इन आचार्यों को एक सही क्रम में लगाइए। ठीक है, क्या पूछेंगे, इन नायकों के सिद्धांत पूछेंगे, इन नायकों के दर्शन मत पूछ लेंगे, या फिर बोल देंगे इनको एक सीक्वेंस में लगाइए, एक सही क्या बोलते हैं इसको, सही क्रम में लगाइए। इस तरीके से बस इसी प्रकार के प्रश्न सारे, कभी भट्ट शंकुक के बारे में पूछ लेंगे, कभी भट्ट लोलट के या अभिनव गुप्त, इन्हीं से प्रश्न मोस्टली जो ये काव्य शास्त्र में प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर इसी से पूछे जाते हैं। चलिए, अब तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है, अब हम आगे सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं कुंतक, विश्वनाथ, भामा या आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर होगा कुंतक। कौन है, कुंतक। इसका सही उत्तर होगा कुंतक। और इसकी चलो व्याख्या भी देख लेते हैं हम। अगर आप सभी प्रश्नों की व्याख्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कर लेते हैं, फिर क्या बात है, फिर तो आपका ये समझ लीजिए सब फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और प्रश्न वहीं से लगभग बनते हैं। तो इसकी व्याख्या है, सिद्धांत वक्रोक्ति जो सिद्धांत है उसके आचार्य कौन हैं, कुंतक हैं। ध्वनि संप्रदाय के आचार्य कौन हैं, आनंदवर्धन हैं। ध्वनि कैसी होती है, कानों को आनंद देने वाली होती है ना, अक्सर जब हम गाना वगैरह सुनते हैं तो वो आनंद देते हैं, ध्वनि से आनंद वर्धन का याद कर लीजिए। और अलंकार भामा। आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। कैसे आचार्य हैं, रसवादी आचार्य हैं। भरत के रस सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याकार विश्वनाथ भी हैं। देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि आचार्य भरत के जो रस सूत्र की व्याख्या के 4 व्याख्याकार हमने बताए थे। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है, ये नोट करने वाली बात है कि आचार्य भरत के जो रस की व्याख्या करने वाले में प्रमुख व्याख्याकार कौन है, विश्वनाथ भी हैं। कौन है, विश्वनाथ का अगर नाम आता है ऑप्शन में तो वो भी हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, संप्रदाय कौन कौन से, एक तो भरत मुनि ने कौन से संप्रदाय के बारे में बताया था, भरत मुनि जो हैं उन्होंने हमारा रस सूत्र के बारे में बताया था। किसके, रस सूत्र के बारे में। और जो ये ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन। वक्रोक्ति, क्षेमेंद्र। और औचित्य, कुंतक। ठीक है, ये हमारा सही मैच है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं एक बार, इसकी व्याख्या। देखिए, ए का हमारा चौथा है, ए का क्या दिखाया हुआ है, ए का चौथा। बी का हमारा क्या दिखाया हुआ है इसमें, डी में 5वां। कुंतक, वक्रोक्ति के कौन है, कुंतक है। और ध्वनि का कौन है, ध्वनि तो आनंद देती है कानों को ना, ध्वनि का आनंदवर्धन। और रस का कौन है, रस के भरत मुनि हैं। ये मैंने हाँ, अब एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आगे भी बार बार यही प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए ये देखो, उसी की व्याख्या दी हुई, वो तो हमने देख लिया। ठीक है, और हाँ, भामा, उसमें भामा का कोई नहीं दिया था ना, तो भामा के अलंकार, भामा जो है वो अलंकार की व्याख्याता हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिभा का संबंध किससे है, काव्य हेतु, काव्य स्वरूप, या फिर काव्य प्रयोजन या काव्य लक्षण। प्रतिभा किसमें प्रतिभा वर्ड जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा काव्य हेतु। क्या होगा, काव्य हेतु। प्रतिभा किससे संबंधित है, काव्य हेतु से।
ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी हम पढ़ लेते हैं। काव्य हेतु, हेतु शब्द का अर्थ है हेतुना करना, अर्थात हेतु कारण को कहते हैं। हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। अंतः काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति के में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु 3 प्रकार के बताए गए: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। देखिए, आपको इसका अर्थ तो समझ में आ गया होगा। हेतु यानी कि कारण, और जो काव्य की रचना करते हैं कवि, इसका क्या कारण है। हर कवि के रचना के लिए अलग अलग कारण होता है। कोई कवि धन के लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है, तो उसके पीछे के कारण को क्या कहते हैं? हम हेतु कहते हैं। और इसके 3 भेद काव्य शास्त्र में दिए गए हैं। कितने भेद? 3। प्रतिभा, अब किसी के अंदर टैलेंट होगा तभी तो उस काव्य रचना की प्रतिभा होगी, तभी तो काव्य रचना करेगा। व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 जो हैं आपके भेद बताए गए हैं। अब दूसरा है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन की व्याख्या पढ़ लीजिए। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। वस्तुतः काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अंतरंग प्राप्त होने वाले लाभ। यानी कि जो ये प्रयोजन है, प्रयोजन से हमारा क्या तात्पर्य है? प्रयोजन से हमारा तात्पर्य है लाभ। काव्य रचना से जो हमें लाभ होता है वो अनंतर प्राप्त होने वाले लाभ। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन 8 प्रकार के होते हैं। वो 8 हम जान लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है ना। तो पहला है हमारा धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि वृद्धि, लोक, उपदेश, दक्षता, चरम विश्रांति और प्राप्ति। चरम विश्रांति प्राप्ति, ठीक है। ये हमारे 8 जो हैं, ये भरत मुनि के अनुसार काव्य के प्रयोजन हैं। भरत मुनि ने वो काव्य के प्रयोजन कितने बताए हैं? 8 बताए, और वो 8 प्रकार ये हैं। काव्य लक्षण, संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया है, जो निम्नलिखित हैं। शब्द अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर, रस और ध्वनि के आधार पर। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर करने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति के लिए अग्रसर करने के लिए चमत्कारपूर्ण अंश का अर्थ प्रकृति कहा जाता है, ठीक है। इस अर्थ प्रकृति के सही अनुक्रम में हमें लगाना है। तो इसका सही अनुक्रम होगा हमारा ये वाला, डी वाला। क्या होगा? पहले बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति के लिए 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम यही है, जैसा आपने अभी पढ़ा, ठीक है। इसमें कुछ देखिए, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब 2 इधर दिए, 2 उस साइड दिए, चलो देख लेते हैं। भरत का क्या था? नाट्य दर्पण था? नहीं, नाट्य दर्पण भरत का नहीं है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है? सागर नंदी नाट्यशास्त्र। देखिए, भरत उधर दिया हुआ है ना, भरत का क्या है? नाट्यशास्त्र। रहने दीजिए इसको, मैं इसकी व्याख्या ही दिखा देती हूँ आपको, वो ज़्यादा सही रहेगा। दोनों दूसरे पेज पे है ना, देखिए। हाँ, नाट्यशास्त्र का रचनाकार भरत। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत हैं। 10 रूपक के धनंजय, नाटक लक्षण कोश के सागर नंदी, और नाट्य दर्पण। देखिए, नाट्य शास्त्र और नाट्य दर्पण ये थोड़ा सिमिलर है, तो इसलिए ज़रूर ध्यान रखिए। जो नाट्य शास्त्र है ये भरत का है, और जो नाट्य दर्पण है ये रामचंद्र गुणचंद का है। और फिर उसके बाद साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। देखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके होते हैं 5 प्रकार। कितने होते हैं? 5 प्रकार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
आप अगर सबकी व्याख्या करके जाएंगे तो ये आपके लिए प्रश्न इसी में से पूछे जाएंगे, और बाहर से क्या पूछेगा आप बताइए। सूच्य कथा वस्तु के साधनों को अर्थोपदेशक कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: विशंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख और अंकास या अंकास बोलते हैं इसको, और अंकावतार। ठीक है, ये 5 हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम बताना है हमें। क्या भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम हमारा होगा पहले भारती, फिर सात्विक, कौशिकी और फिर आर्यभट्टी। ये हमारा सही क्रम है। अगर मैं इसकी पूरी व्याख्या करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं जो जितना ज़रूरी है उतना मैं बता देती हूँ। ठीक है, व्याख्या इसकी सही क्रम यही है, इसको याद कर लीजिए। इसका सही क्रम क्या है? पहले भारती है, फिर सात्वी है, फिर कौशिकी है, फिर आर्यभट्टी है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पहला वाला प्रश्न था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो इससे भी अक्सर प्रश्न बनते हैं, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए। हाँ, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? शब्द अर्थों सहित तो काव्यम। इसको मैच करना है हमें। शब्द अर्थों, ये उक्ति किसकी है? तो ये हमारी ये उक्ति किसने कही है? भामा ने कही है। किसने कही है? भामा ने। और वाक्यम रसाक्तम काव्यम, ये किसने कहा है? वाक्यम रसाक्तम काव्यम, ये कहा है हमारे विश्वनाथ ने। किसने कहा है? विश्वनाथ ने। और रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दा काव्यम, देखिए इनके जो ये पंक्ति जो है, ये उक्ति जो है, ये पंडित राज जगन्नाथ की है। और पंडित राज जगन्नाथ को इस पंक्ति के साथ याद करने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ। देखिए रमणीयार्थ यानी कि रमणीय अर्थ देने वाला। ठीक है, रमणीयार्थ यानी कि रमणीय अर्थ देने वाला। पंडित क्या करते हैं? पंडित जब कथा करते हैं तो कथा कैसे होती है? संस्कृत में होती है, और उस संस्कृत की कथा को कैसे रमणीय अर्थ देके, यानी कि बहुत अच्छा अर्थ, बहुत ही ज़्यादा सरल अर्थ में हमें समझा देते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। मैं याद करने के लिए कह रही हूँ, ठीक है, तरीका बता रही हूँ। चलिए इसका ये हो गए। और फिर तददोषो शब्दार्थो गुणवान अलंकृति पुनः क्वापी। अब इसको याद करने के लिए इनके तो हैं मम्मट। इनके कौन है? मम्मट है। अभी याद कैसे करेंगे इनको? याद करने के लिए देखो क्वापी, इसमें क व डबल शब्द दिख रहे हैं ना, क व क्वापी। इसमें भी मम्मट। इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। चलिए हाँ, देखिए ये कितनी बार पूछा गया, आप ये देखिए, जो मैं आपको कह रही थी ना, इसको याद कर लेना बहुत। देखिए यूजीसी नेट में 2006 में, 8 में और 17 में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। देखिए ना, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वो तो उसकी व्याख्या दी हुई है, ठीक है। हाँ, लिखन बैठी जाकी सभी गति गही गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है चित्र, काल्पनिक चित्र, आदर्श चित्र या मनो अनुकूल चित्र। तो इसका सही आंसर हमारा है चित्र। क्या है सभी का अर्थ? चित्र। इसकी चलो व्याख्या जल्दी से फटाफट पढ़ लेते हैं। लिखन बैठी जाकी सभी गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कुरूर। ठीक है, यह दोहे में सभी का अर्थ है चित्र। सभी का क्या अर्थ है? चित्र है। और सभी का जो ये है चित्र का अर्थ है नायिका के समान। ठीक है, नायिका के समान, अर्थात जो चित्रकार चित्र बना रहा है वह चित्र अपूर्व सुंदरी नायिका के समान होना चाहिए। चित्र ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे संसार के चतुर, चालाक, चितेरे मीन्स प्रेमी, क्रूर, निर्दयी सभी प्रकार के व्यक्तियों को मोहित करे। अर्थात इसके पीछे लंबी सभी अर्थात शब्द अरबी और सहीब है, जिसका अर्थ है अर्थात यथार्थ चित्र, अर्थात ऐसा चित्र जो नायिका जैसा हूबहू हो। तो इसका सही आंसर जो हमारा होगा वो ए होगा, नायिका। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, काव्य शोभायाम
काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है? काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा, तो इसका सही आंसर होगा वामन। किसकी है? वामन। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा उसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो जो ये काव्य शोभया कर्तारो धर्म गुणा, ये है वामन का। सुख दुखात्म कोरसा, ये विश्वनाथ की पंक्ति है। तदर तद तद दोषो शब्दार्थो सगुण व कृति पुनः क्वापी, देखिए क्वापी वाला मैंने पहले बताया था मम्मट का है। सहृदय आह्लाद दिश शब्दार्थ सत्यमेव काव्यम लक्षणम, ये किसने कहा है? ये आनंदवर्धन ने कहा। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, सहृदय आह्लाद यानी कि जो हृदय को मतलब प्रसन्नता आह्लादित कर दे, मतलब खुशी दे, वो कौन है? आनंद वर्धन का ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि से अच्छा गाना सुनने के बाद क्या होता है? मन बहुत खुश हो जाता है ना, तो ये हृदय को आह्लादित करने वाला आनंदवर्धन। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? देखिए, काव्य किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है और इसके बाद रस के महत्व को गौण कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा भामा। अगला प्रश्न है हमारा, इसकी चलिए व्याख्या कर देते हैं। आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व क्या कर दिया है? गौण कर दिया है। भामा ने काव्य के मुख्य गुणों अंगों गुणों और अलंकार आदि का विशद वर्णन किया था। आचार्य भरत और दंडी ने 10 तथा वामन 20 काव्य गुणों की गणना की। देखिए, आचार्य भरत ने और दंडी ने 10 और वामन ने 20 काव्य गुणों की गणना की थी। अगर पूछा जाए आचार्य भरत ने कितने काव्य गुण कहे तो 10, दंडी ने कितने काव्य गुण की गणना की? 10, वामन ने 20 किए था, और वामन पूछे भी जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, परंतु सर्वप्रथम भामा ने यह प्रतिपादित किया था कि काव्य में के गुण 3 होते हैं, मधुर, ओज और प्रसाद। और ये जो भामा थे, इन्होंने कितने काव्य के गुण कितने माने हैं? 3 माने हैं। कौन से? मधुर, ओज और प्रसाद। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब वक्रोक्ति वक्ता के कंठ ध्वनि पर होते हैं तो उसको हम काकू वक्रोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? काकू। अब इसको याद करने के लिए, काकू, कंठ, काकू एक जैसा लग रहा है ना, तो काकू वक्रोक्ति किसको कहते हैं? जब कंठ ध्वनि पर आश्रित रहती है, वक्ता की कंठ ध्वनि पर जब वक्रोक्ति आश्रित रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं? काकू वक्रोक्ति। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। वक्रोक्ति सिद्धांत के जो सिद्धांतकार हैं वो कौन है? वक्रोक्ति के कौन है हमारे? वक्रोक्ति के हमारे हैं कुंतक। ठीक है, रीति संप्रदाय के हमारे हैं वामन। औचित्य संप्रदाय के औचित्य के हमारे हैं क्षेमेंद्र, और ध्वनि के कौन है हमारे? आनंदवर्धन। ये है सही सुमेलित। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर भी देख लेते हैं एक बार, क्या है इसका आंसर। एक मिनट, हाँ, तो इसका सही आंसर हमारा है सी सही होगा। ए का हमारा होगा तीसरा, बी का होगा चौथा, और सी का होगा हमारा औचित्य है क्षेमेंद्र, यानी कि औचित्य का क्षेमेंद्र, सी का हमारा पहला और डी का हमारा दूसरा, तो ये हमारा सही होगा। चलिए, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रूप स्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर या मम्मट? तो उज्ज्वल नीलमणि जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? रूप गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी कैसे याद रखोगे? उज्ज्वल रूप कैसा होता है? रूप कैसा होता है? उज्ज्वल भी होता है ना, यानी कि चमक होती है ना फेस पे, तो रूप गोस्वामी, उज्ज्वल नीलमणि, ऐसे याद कर लीजिएगा। हाँ जी, अब इनके बाकी जो ऑप्शन में दिए हैं उनके ग्रंथ के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एक मिनट, हाँ, उज्ज्वल नीलमणि की व्याख्या का वो ग्रंथ के किसने? रूप गोस्वामी थे। ठीक है,
और इसके काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है उनके मम्मट ग्रंथकार। और काव्य मीमांसा किसने लिखी थी? राजशेखर। और तंत्रालोक अभिनवगुप्त। अब उज्ज्वल नीलमणि जो है 15 से 16 शताब्दी के बीच इसका रचनाकाल है। काव्य प्रकाश का रचनाकाल 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। काव्य मीमांसा का रचनाकाल 12वीं शताब्दी। तंत्रलोक का व्याख्या जो है रचनाकाल जो है वो 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अभिनव अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। अभिव्यक्तिवाद देखिए, हमने शुरू में जो पहला प्रश्न किया था उसमें अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक क्या बताया था मैंने? अभिव्यक्ति कौन करता है? जो अभिनय करेगा वही तो अभिव्यक्ति करेगा। कौन करेगा? जो अभिनय करेगा वही अभिव्यक्ति करेगा। तो अभिव्यक्तिवाद के प्रतिपादक अभिनवगुप्त। ठीक है, चलिए अगला है हमारा प्रश्न। इसकी व्याख्या एक बार पढ़ लीजिए। क्या पढ़ेंगे? व्याख्या स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाई दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या मैंने पहले कर रखी है। ठीक है, अगला है हमारा, रस सूत्रों के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा था इसकी व्याख्या का जो ये रस सूत्र के व्याख्याकार हैं इनका सही अनुक्रम पूछा जाता है। इसका सही अनुक्रम होगा भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। चलिए आगे, ये तो हमने जान ही लिया था उनके सिद्धांत और दर्शन के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया? भरत मुनि, पतंजलि, राजशेखर या भामा? तो इसका सही उत्तर हमारा होगा भामा। किसने किया? भामा ने। किसका? अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला प्रश्न है हमारा, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? मूल अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्यार्थ की व्याख्या करना, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी। क्या होगा सही आंसर? डी। इसकी व्याख्या दे रखी वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। व्यंजना शक्ति का कार्य काव्य के मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत आसान है, पहले प्रश्न में ही मैंने इसकी व्याख्या अच्छे से की थी। देखिए उत्पत्ति, चलिए हमारा रिवीजन हो जाएगा। उत्पत्ति किसकी होगी? जब किसी के सर में डंडे से भट लगेगा तो क्या होगा? उत्पत्ति होगी। ठीक है, अनुमति, किसको अनुमति नहीं देनी है? जिस पे शंका हो, जिस शरारती बच्चे पे शंका हो उसको क्या नहीं देना? अनुमति नहीं देना। अभिव्यक्ति कौन करेगा? जो अभिनय करेगा वही तो अभिव्यक्ति करेगा। भुक्ति, कौन भुक्तभोगी टाइप में होता है? परेशान कौन रहता है? नायक रहता है। तो भुक्तिवाद, नायक। बहुत अच्छा है ये तरीका याद करने का, कर लीजिए। चलिए, या फिर आपको कुछ समझ में आए अपने तरीके से याद कर लीजिए, याद तो करना ही है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दर्शन इनका, हाँ इनके दर्शन नहीं देखे थे, वो दर्शन देखे थे कि नहीं, जो भी है दर्शन देख लीजिए इनका। जो ये भट्ट लोलट का जो दर्शन है वो मीमांसा है। क्या है? मीमांसा है। शंकुक का न्याय है। अभिनव का शैव है। और भट्टनायक का सांख्य दर्शन है। ये दर्शन भी पूछा जाता है, इन आचार्यों के ये सारे दर्शन। और सिद्धांत तो आपको बता ही दिया था। चलिए आगे चलते हैं। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने कहा है? रुद्रट वक्रोक्ति को क्या मानते हैं? शब्दालंकार मानते हैं। क्या मानते हैं? शब्दालंकार मानते हैं। इसे अर्थालंकार किसने माना है? तो इसका सही आंसर होगा दंडी। किसने माना है? दंडी माना है। वक्रोक्ति को रुद्रट शब्दालंकार मानते हैं, जबकि दंडी वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हैं। वामन रीति संप्रदाय के क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के और आनंद जो है धनी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इसको पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो। इसमें से कौन से भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं? मम्मट, भट्ट, लोलट, भामा या फिर क्षेमेंद्र? देखिए रस सूत्र के व्याख्याकार भरत मुनि के, देखिए अभी मैंने शुरू में बताया था ना कौन कौन से थे? 4 थे। कौन कौन से थे? भट्ट लोलट थे, शंकुक थे, अभिनव गुप्त थे और एक थे 4 लोग थे ना। तो इसमें से आप देखिए मम्मट है नहीं, भामा है नहीं, क्षेमेंद्र है नहीं, भट्ट लोलट हैं ये।
ये सही आंसर होगा। चलिए, ये क्लास यहीं तक थी और इसका एक पार्ट और बनेगा, तब जाकर इसके प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। 2 वीडियो में ये काव्य शास्त्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं जो दूसरी वीडियो डालूँगी वो आपको नहीं मिल सकेगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।